दोस्तों फ्लाईबॉल इंडिया से बोल रहा हूँ राहुल पटेल। एंड टुडे हमारा जो टॉपिक है वो कनाडा का सिटीजनशिप एंड कनाडा का पीआर, वो दोनों में फर्क क्या है और वो दोनों का मतलब क्या है, उसके बारे में हम आज बेसिकली थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर बिकमिंग अ कैनेडियन सिटीजनशिप? Permanent residence status regardless of your age. If you are applying for citizen, you must have a permanent residence status in Canada. आपका पीआर का स्टेटस होना जरूरी है। अब पीआर कैसे अप्लाई होता है वो एक अलग टॉपिक है। पीआर अप्लाई होने के बाद, वहां लैंड होने के बाद, जो पहला इंडिया से आप अप्लाई करते हो तो उसमें 11 मंथ का स्टैंपिंग होता है। तो आपको वहां जाने के बाद एक कार्ड इशू किया जाता है उतरने के बाद। तो वो कार्ड का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 30 to 60 डेज होते हैं, उसमें आपको एक पीआर कार्ड मिलता है। वो पीआर के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। पीआर अगर है आपके पास कार्ड, तब जाके आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। योर पीआर स्टेटस मस्ट नॉट बी इन क्वेश्चन। दिस मीन्स यू मस्ट नॉट बी अंडर रिव्यू फॉर इमिग्रेशन और फ्रॉड रीजन, have certain unfulfilled condition related to your PR status, be under a removal order, an order from Canadian official to leave Canada. तो अगर आपका जो पीआर स्टेटस है वो अंडर ऑब्जर्वेशन में है, या तो फ्रॉड में कुछ भी आपने कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ कुछ भी फ्रॉड किया है, तो वो अंडर रिव्यू में चला जाएगा। अगर आप उन लोगों की जो कंडीशंस है वो कंडीशन आपने फुलफिल नहीं की है, वो सारी कंडीशन हम स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे मैं बोलता जाऊंगा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मगर कुछ भी टाइप अगर इन शॉर्ट आपने फ्रॉड किया है तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यू डू नॉट नीड अ वैलिड पीआर टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। इफ यू हैव एन एक्सपायर पीआर कार्ड, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर सिटीजन। अगर पीआर कार्ड आप वहां पे है एंड पीआर कार्ड अगर आपका एक्सपायर हो गया है, रिन्यू नहीं किया है आपने, फिर भी आप सिटीजनशिप के हकदार हो एंड सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टाइम यू हैव लिव्ड इन कनाडा, regardless of your age, you must have been physically present in Canada for at least 1095 days. अगर पूरे 5 साल में अगर 1100 दिन वहां पे आप रुके हुए हो, ड्यूरिंग द 5 years राइट बिफोर द डेट यू साइन योर एप्लीकेशन, आप जब एप्लीकेशन साइन करते हो उसके बिफोर 1100 दिन, मतलब पूरे साल में 365 डेज होते हैं, तो तकरीबन ऑलमोस्ट पकड़ के चलो 3 साल कंपलसरी रहना जरूरी है। यू मे बी एबल टू यूज सम ऑफ योर टाइम स्पेंट इन कैनेडा एज अ टेम्पररी रेजिडेंट or a protected person towards your physical presence calculation. Each day spent physically in Canada as a temporary resident or a protected person before becoming a permanent resident within the last 5 years, you will count as one half day with a maximum of 365 days towards your physical presence. Temporary residence status include lawful authorization to enter, to remain or remain in Canada as a visitor, student, work or temporary resident permit holder. A protected person is someone who, protected person किसको बोलते हैं कि अगर आपने कुछ फ्रॉड किया है, was found to be in need to protection or a convention refugee by the immigration and refugee board, अगर आपने रेफ्यूजी के लिए कुछ एप्लीकेशन की है तो भी आप उसके जो डेज है वो कैलकुलेशन में नहीं ले सकते, जो फिजिकल प्रेजेंस है उसके बारे में। रिसीव अ पॉजिटिव डिसीजन ऑन अ प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट फ्रॉम इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कैनेडा। सेकंडली, इफ यू मेड अ रेफ्यूजी क्लेम और were include on a family member's refugee claim, you will not be credited time, जो मैंने बोल दिया ऑलरेडी, credit time in Canada from the date of the refugee claim until you have received a positive decision confirmation that you are a protected person as a described above। दोस्तों ये रेफ्यूजी का जो मामला है ना वो एक अलग मैटर है, उसके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। रेफ्यूजी है ना वो जिसको हम शरणागति बोलते हैं कि भाई हमें आपकी कंट्री में रहना है, मगर आपने एप्लीकेशन पुट अप कर दी, मगर
वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एप्लीकेशन को एसेस करती है और फिर वहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो जब उसको प्रॉपरली लगेगा तब भी वो अप्रूवल देंगे। अगर अप्रूवल नहीं मिला आपको गवर्नमेंट की ओर से तो एट दैट टाइम जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक आप वहां रह सकते हो। मगर जब भी डिसीजन बाय चांस नेगेटिव आया तो आपको कंट्री लेफ्ट करना रहेगा। ये थोड़ा एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दिस रिक्वायरमेंट डू नॉट अप्लाई टू चिल्ड्रन अंडर 18 where a parent or guardian has applied on their behalf of citizenship using ओके ये जो सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई करते हो तो वहां अंडर 18 के जो बच्चे हैं आपके उसको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। यू मे बी एलिजिबल टू अप्लाई इवन इफ यू डू नॉट मीट द मिनिमम टाइम लिव्ड इन कैनेडा इफ यू आर अ क्राउन सर्वेंट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है अगर क्राउन सर्वेंट है तो अगर आप वहां पे प्रेजेंट नहीं रहे हैं तो भी आप वहां के जो सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो एट दैट टाइम इन पर्टिकुलर सिचुएशन वहां पे आप नहीं रहे हो तो भी आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। वो एक फिर बड़ा टॉपिक है। दूसरी बात की जब 5 साल के दौरान आप रहे हो वहां पे इनकम टैक्स फिलिंग regardless of your age if required under the Income Tax Act, you must meet your personal income tax filing obligation in 3 tax years that are fully and partially within the 5 years right before the date you apply. आपने जब अप्लाई करेंगे सिटीजनशिप के लिए तब तक कनाडा में जितने दिन आप रहे हो आपने काम क्या किया है, आपने इनकम टैक्स पे किया है कि नहीं किया है, उसकी सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी क्योंकि वो वहां का रूल्स है। दूसरी बात की लैंग्वेज एबिलिटीज। कनाडा हैज 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, एक इंग्लिश है एंड एक फ्रेंच है। टू बिकम अ सिटीजन यू मस्ट शो दैट यू कैन स्पीक एंड लिसन इन वन ऑफ दिस लैंग्वेज। या तो आपको इंग्लिश आना चाहिए या तो आपको फ्रेंच आना चाहिए। ये दोनों में से कंपलसरी अगर लैंग्वेज आती है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। दिस मीन्स यू कैन टेक पार्ट इन शॉर्ट एवरीडे कन्वर्सेशन अबाउट कॉमन टॉपिक्स, understand simple instruction, question and direction, use basic grammars including simple structure and tenses। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि IELTS की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कई लोग पूछते हैं कि भाई अगर आपके पास PR है और सिटीजनशिप के लिए आप उसके बाद अप्लाई करेंगे तो लैंग्वेज कोर्स की पर्टिकुलर वो रिक्वायरमेंट है, तो दोस्तों नहीं है। ये कैनेडियन लैंग्वेज का जो 2 लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो इंग्लिश एक्चुअली आपको खाली आनी चाहिए, बाकी कोई देयर इज नो एनी बिग कंडीशन, कोई बड़ा कंडीशन नहीं है। ये शो यू नो इनफ कॉमन वर्ड्स एंड phrases to answer questions and express yourself. If you are 18 to 15 years old, you must submit proof that demonstrate you can speak and listen in English or French. Fine. हाँ, आपके पास अगर आर्टिस्ट का सर्टिफिकेट है तो वो दिखा सकते हो आप, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आपका छोटा सा टेस्ट भी ले सकते हैं। फाइंड आउट व्हाट एग्जांपल यू कैन सेंड विथ योर एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन के साथ आप भेज सकते हो। एप्लीकेशन अंडर 18 years of age applying under the section 5A1 and 5.2 grant category do not have to meet the language requirement। वो 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उसको इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, उसको कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो अपने माँ बाप के बेसिस पे वो अंडर 18 में वो इंक्लूड हो जाता है। सिटीजनशिप जो स्टाफ है विल डिसाइड हाउ वेल यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। सिटीजनशिप ऑफिसर विल मेक द फाइनल डिसीजन ऑन योर एप्लीकेशन। हाउ विल यू नो कनाडा। दूसरी बात कि आपको जब ये एप्लीकेशन आप करेंगे ना तब आप कनाडा के बारे में क्या जानते हो, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसके सिंबल्स है, उनकी जो इंस्टीट्यूशंस है, आपके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिविलेजेस ऑफ सिटीजनशिप। जब आपके पास PR होता है, परमानेंट रेसिडेंसी होता है, तो आप इलेक्शन में खड़े नहीं रह सकते, आप वोटिंग नहीं कर सकते। जब आप सिटीजनशिप हो जाएंगे तो आप कैनेडियन गवर्नमेंट के सामने भी मतलब कई हिस्सों में आप उनके सामने खड़े हो सकते हैं। उसका मतलब ये है कि आपके राइट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं।
जब पीआर होते हैं तब आप वोटिंग नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन में भी खड़े नहीं रह पाएंगे। वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये जो टॉपिक है ना, वो उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। जो टेस्ट है वो इंग्लिश या तो फ्रेंच में होगा, मेड अप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिस्कवर कैनेडा स्टडी गाइड के एक पूरी टॉपिक्स है। आपको एक बुक दी जाएगी, तो वो बुक के हिसाब से यूजुअली थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड रिटर्न फॉर्मेट, अनलेस यू नीड टू टेक इट ओरली विद सिटीजनशिप ऑफिसर गिवन टू एप्लीकेशन 18 to 50। जिसकी भी एज 18 से लेके 54 है, तो उन लोगों को या तो मैन्युअली भी एंड आपको रिटर्न फॉर्मेट या तो सिटीजनशिप ऑफिसर थोड़ा बहुत आपका एक टेस्ट लेगा। और डिस्कवर कनाडा के बारे में आपको सारी डिटेल मालूम होनी चाहिए, कनाडा में कितने प्रोविंस है, एवरीथिंग। वो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। एप्लीकेंट्स अंडर 18 years ऑफ एज अप्लाइंग, वो फिर से लागू हो जाता है। If you need any accommodation to take the test, let us know as soon as possible. Everything you need to know for the test is in Discover Canada, the rights and responsibility. ये Discover Canada जो है ना, वो उसके बारे में आपको वो सारी डिटेल देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा आपको रीड करना पड़ेगा कनाडा के बारे में, उसके बाद ही आपको एग्जाम देनी है। अब प्रोहिबिशंस क्या है, तो if you have committed a crime in or outside Canada or inside Canada, you may not be eligible to become a Canadian citizen. अगर आपने कनाडा के बाहर या तो कनाडा के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का क्राइम किया है, तो आप सिटीजनशिप आप नहीं ले सकते। आप सर्विंग टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और पेरोल पे हो आप, और ऑन प्रोबेशन पीरियड पे इन कनाडा में रह रहे हो, are charged with on trial for or involved in appeal, अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और उसका जो अपील चल रहा है, इंडेक्टेबल ऑफेंस है आपके ऊपर, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। हैव बीन कन्विक्टेड इन 4 years बिफोर अप्लाइंग फॉर सिटीजन, अगर ये 4 साल के दौरान अगर आप रहे हो वहां पे, उसके पहले भी आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है, आपकी होम कंट्री, मतलब उस टाइम पे तो आपकी होम कंट्री कनाडा ही है, अगर इंडिया से आप हो तो इंडिया में भी अगर आपके ऊपर कोई भी किसी भी टाइप का केस चल रहा है, तो वो ऑफेंस आ जाता है वन टाइप, तो वो ऑफेंस की वजह से आपका सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगा। टाइम स्पेंट सर्विंग अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेरोल और ऑन प्रोबेशन डज नॉट काउंट एज टाइम यू हैव लिव्ड इन कनाडा। जब तक आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, या तो पेरोल पे हुआ वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो जो भी प्रोबेशन पीरियड जो टाइम है, वो आपकी वो सिटीजनशिप में जो डेज चाहिए, वो डेज के लिए वो एलिजिबल, मतलब वो काउंट नहीं होंगे। पर्टिकुलर सिचुएशन दैट मे प्रिवेंट यू फ्रॉम बिकमिंग अ कैनेडियन सिटीजन, कौन सी सिचुएशन आपको सिटीजन कैनेडियन नहीं बनने देती। To be eligible to become a Canadian citizen, you must not be prohibited under the Citizenship Act. ये क्या है दोस्तों कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपना एक सिटीजनशिप एक्ट डिसाइड किया है। तो you cannot become a citizen if you are on a payroll or on a probation or serving a term of imprisonment in Canada or serving a sentence outside Canada. ये सारा मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। आर चार्ज विथ ऑन ट्रायल, या तो आपके ऊपर कोई चार्ज चल रहा है, या तो आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, या तो कोई अपील है, या तो कोई ऑफेंस है, कुछ भी, तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आर चार्ज विथ ऑन ट्रायल फॉर और इन्वॉल्व इन एन अपील फॉर एन ऑफेंस committed outside Canada that is determined to be equivalent to an indictable offense in Canada are under a removal order. तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आपकी है उसका डिटेल आपको कैनेडियन गवर्नमेंट में जो भी वो होगा उसका क्लैरिफिकेशन कैनेडियन गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर आर चार्ज्ड विथ ऑन ट्रायल फॉर इन्वॉल्व्ड इन एन अपील फॉर और हैव बीन कन्विक्टेड फॉर अ वॉर क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बेसिस पे अगर आपने कुछ भी क्राइम किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।
Thanks a lot.